irrespective of anything else. Right at the moment with us, our dear old friend, the working president of the Aam Aadmi Party, working Mumbai president of the Aam Aadmi Party, Ruben Mascarenhas, and must be a very, very happy Ruben Saab right now. Ruben Saab, namaskar. नमस्कार नमस्कार आरकेबी नमस्कार प्रदीप नंदिया So, congratulations. Ruben Saab, मुबारक हो, मुबारक हो. सर मिठाई तो भेज देते, मिठाई तो भेज देते. अरे क्यों नहीं मिठाई मिठाई और बहुत कुछ भेजेंगे आई थिंक सर नेक्स्ट टाइम जब मनीष मुलाकात साहब, होगी तो मुंह तो मीठा करना वाजिब करना है। बनता है सर. आई एम सो हैप्पी बिल्कुल। पर्सनली. मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हूँ. मनीष सिसोदिया साहब आ गए 530 दिन तक जेल में रहने के बाद. कैन यू इमेजिन दैट? Ruben, you are a 18 महीने। lawyer. I am surrounded by two lawyers, two eminent lawyers, Ruben Mascarenhas and Advocate Pradeep Nambiar ji. Sir, what is this? We are also very happy the Supreme Court upheld that liberty is paramount. Supreme Court says bail should be the norm, jail is the exception. Here the whole thing has been turned on its head. Ruben Saab, now I hope Arvind also comes out as soon as possible. Arvind Kejriwal. अब आप बोलें सर, प्लीज. Ruben Saab. नहीं आई थिंक ये काफी हिस्टोरिक है। मनीष सिसोदिया वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस में जो निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, दिस इज अ लैंडमार्क केस and it is sad that something like this has to basically become a landmark case because what did the courts held? The courts held that lower courts, especially the trial courts and the session courts, are forgetting that bail is the norm. Yes. And jail is the exception. And it's scathing when the Supreme Court essentially says that right now we can see that that has been followed in breach. That is point number one. Point number two, we saw another trend which came up, which was people will initiate a case, people will basically take witnesses and record their statements, but people would only present those statements which are convenient to the prosecution. That is not how a trial is conducted or a trial is prosecuted under Indian jurisprudence. It's also sad that we actually had to repeatedly file a 207, which is basically the right of the accused to basically get documents which the prosecution has relied during the investigation. And it is sad that how all of this, ये मतलब ये आप सोचिए कितनी दुख की बात है कि शिक्षा की क्रांति जिसने दिल्ली में लाई अपने शिक्षा के काम के जरिए जो जिसने आलीशान स्कूल बनाए, शानदार स्कूल बनाए, ऐसे पहली बार हुआ कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में पब्लिक स्कूल्स जो है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये साल ब साल हुआ. कितने साले लोग आईआईटी गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने. तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को मैच नहीं कर पा रही थी और बीजेपी अगर डिलीवर नहीं कर पा रही है तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी को कैसे भी करके खत्म करना है. ये तथाकथित सो कॉल्ड शराब घोटाले में ना तो 1 रुपए की रिकवरी हुई है, ना तो एक रुपए का कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनको कहीं पे मिला है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है. बस ईडी ने जाके किसी को गिरफ्तार किया और 18 महीने मनीष जी जैसे व्यक्ति को 18 महीने ईडी ने और खासकर मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच हियरिंग कर रही है with the constitutionality of section 45 PMLA का वो प्रावधान है. हाँ, सेक्शन 45 पीएमएलए का वो प्रावधान है जिसके अंदर बेल दी जाती है और उसका जो स्तर है वो बहुत हाई है बिकॉज इस नॉर्मल बेल कंडीशन में हम ये देखते हैं कि क्या पर्सन इज अ फ्लाइट रिस्क और नॉट, कि जो अक्यूज है वो भागेगा कि नहीं. दूसरी चीज, क्या अक्यूज विटनेस को इंटिमिडेट करेगा कि नहीं. लेकिन सेक्शन 45 में एक और एक कंडीशन है. सेक्शन 45 में ये कंडीशन है कि द जज नीड्स टू बी कन्विंस्ड कि द अक्यूज्ड इज प्राइमा फेसी इनोसेंट. तो अगर सेक्शन 45 के तहत किसी को पीएमएलए केस में
अगर बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना मुहर लगाया है मनीष जी के निर्दोष होने पे. सो दिस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस that Manish ji has Here, got. I'll have to stop you here, Ruben, because yesterday I was watching a debate on one of these big channels, and there was a gentleman from the BJP, and I can even name him. I think it's a person who used to be in some other party earlier and has now joined the BJP. It's a gentleman called Mr. Ajay Alok. He actually said, bail cannot be the norm. It has to be the exception. Utter nonsense. He actually said it and he repeated it, and again he was giving the example of Kasab and that young man from the JNU who's been in Khalid. Umar Khalid. Yes, Umar he said, how can you let them go, and so on and so forth. Now, how can you compare the two things? That's what I would like to know. So earlier, what used to happen was, whenever there used to be a debate, especially on Manish Sisodia, Arvind Kejriwal, Satyan Jain and everybody else, the argument used to be, see, they have not been given bail, that means they are guilty. Now that he has been given bail, the argument is, he has only got bail, he has not been acquitted. Ruben sir. नो आई जस्ट इस चीज पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा. कल जब सौरभ भारद्वाज जो हमारे आला नेता है और मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उनसे ये पूछा गया कि अरे उनको तो सिर्फ बेल मिला है, तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप क्या चाहते हैं कि न्यायाधीश अभी उनको किडनी निकाल के दे दे क्या? जी. अभी एक केस में जहाँ पे ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, जहाँ पे ट्रायल और अभी तो होगा भी नहीं. And he's still accused. He's not convicted. He's still accused. That's right. No, but that's fine. What is? When you go to court, he's not convicted. When you go to court, no, 1 minute. When you go to court, what were we asking? We were asking for bail. Now that bail was opposed on various grounds for the last 18 months. People like, I mean, that SVG Raju and gang, the entire, I mean, I don't know how do these people even go to sleep at night? I mean, it's so embarrassing. Are they really lawyers? Has fallen. Are they really lawyers? I don't know. Yeah, hang on a minute. Are they really lawyers? I want to know from you. Yeah, because a lawyer is supposed to be an officer of the court. You are supposed to defend the truth, irrespective of anything else. I still remember. I just read Mahatma Gandhi's My Theory of Trusteeship the other day. He would give up a trial right in the middle of a case as soon as he came to know that his client is guilty. He would say, "Hey, listen, either you confess. I'm not going to fight for you." Now, my point is, how can you press an untruth for such a long time? Ruben साहब, आप बताइए. नहीं, आई थिंक इट जस्ट रेजेस अ क्वेश्चन ऑन एवरीबॉडी. सारे ये जो जितने वकील है उनके ऊपर, ये वकील तो सरकार ही वकील है ना, ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान सरकार के ऊपर खड़े होते हैं कि ऐसे कैसे कि ये हम एक पुलिस स्टेट हो गए कि आप बिना हमारे जूरी स्टूडेंट्स के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखे, सारे चीजों को मतलब लिटरली सब चीजों के परे, सारे चीजों के बियॉन्ड आपने जाके एक मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को आपने जेल में रखा और 18 महीने मनीष जी को 18 महीने आपने जेल में रखा और आपने दिल्ली सरकार को तहस महस करने की कोशिश की, आपने एमसीडी को काम ठप करने की कोशिश की. और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, दिल्ली सरकार में 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको पहली मर्तबा उनके जो लर्निंग आउटकम्स है उनके ऊपर ध्यान देके उनको हमने ऑक्सफोर्ड भेजा, हार्वर्ड भेजा, आईआईएम्स भेजे ताकि उनको एक्सपोजर मिले और अपने आप में उनको एक भावना निर्माण हो कि नहीं, ये वो स्कूल्स के लीडर्स हैं, केवल टीचर्स ही नहीं, और ये एक हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के कापाक काम कर रहे हैं. तो ऐसे टीचर्स को इन्होंने निकाल बाहर किया. आई मीन आतिशी मैडम अभी एजुकेशन मिनिस्टर है. मैं देखता हूं कि कितनी, यानी ऐसा एलजी साहब शायद ही ऐसे स्टेट में होगा कि एलजी साहब हर जगह रोडे अटकाते हैं, काम नहीं करते हैं. हम जब बीच में जो मुद्दा आया था क्लासरूम का, जहाँ पे दो युवकों का दुखद निधन हो गया, वहां पे भी जब मंत्रियों ने ये रिक्वेस्ट किया कि हमको जाके वहां पे मुआयना करना है, इंस्पेक्शन करना है, आईएएस ऑफिसर वहां पे आते नहीं है क्योंकि एलजी उनको आने नहीं देते. तो ऐसे मतलब आप सोचिए कि कितनी घिनौनी, रुबेन जी, मैं केवल जुडिशरी पे आता हूं, तब यू टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, केवल ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड. दैट इज वी सीन इन योर केस
We've seen in Kejriwal Saab's case, we've seen in Manish Sisodia case, all the cases where Aam Aadmi Party leaders are concerned. Uddhav Thackeray through Samna, he castigated the Chief Justice directly. He said, when will I get justice? When your grandson comes to Supreme Court? Ideally, in 4 days, you should have given my order where this case is concerned. But 3 saal se sirf tareekh pe tareekh, tareekh pe tareekh, tareekh pe tareekh. Now the time has come and opposition leaders have to come out in the open are slanging the Chief Justice. You saw it in Uddhav Thackeray's case. The Samna came out heavily against Chief Justice. क्या ये सब जगह एक प्रकार का एक डायरेक्ट एक ये बन रहा थियरी? No, I'll just draw your attention to something very interesting. RKB, as part of the government's affidavit, in the bench which is basically hearing the challenge to Vijay Madan Lal Chaudhary, where Section 45's constitutionality. That is Khanvilkar judgment. Yes, Justice Khanvilkar presided over that. You're correct. July 27, 2022. Yes, as part of the government submissions, I was just looking at the states in the last 6 years, I believe. 6 years, yes, 6 years. How many arrests have been made under PMLA in each state? And it's very interesting. A pattern has emerged. For example, in Gujarat, there have been 0 arrests. There have been 0 arrests in Gujarat. Okay, the maximum arrests are from opposition states. Yes. So, what is it that the BJP is trying to suggest? That there is absolutely no money laundering happening in Gujarat? That absolutely not a single case, they've not even filed an FIR, forget about conviction. And out of the 1,000 cases, only 40 cases have reached conviction, only 40. I mean, this is absolutely That's quite a lot, abysmal. That's huge. I thought it would be 4, very frankly. But 40 is quite big for the ED. No, but that is Congress has given this statement and said, we will take care of these guys. They don't convict. They don't even take a case to court. I mean, most of the cases, if you notice, are pending. They've not even gone to court. Just like Manish's case, what the court said was very interesting. You got 490 witnesses. 490 witnesses. When do you expect the trial to start? 10 years later? I mean, 490 witnesses. Ruben Saab, if the entire staff is dedicated only to this particular case, even then, they will not be able to start the trial at least for 2 years. No, absolutely. And I think the purpose of the PMLA Act and the draconian sections in it is to not prosecute drug trafficking. It's not to prosecute drug cartels. It's not to prosecute terror money. It's essentially to misuse this against the opposition. And we saw them do that with the Jharkhand Chief Minister, Mr. Soren. We are seeing this unfold against us. We saw how Ajit Pawar walked out scot-free. We saw how ED refused to act against Sagan Bhujbal just because he's with Ajit Pawar now. So we've seen this consistently. And it is sad that no less a court than the Supreme Court has to reaffirm Article 21 and our right to life in cases which actually should be open and shut. So these are actually open and shut cases where bail should have been immediately given. But sadly, this idea that the BJP will somehow basically use propaganda, create some sort of a impression that अरे वो तो जेल में है, अरे पर जेल में है वो बिफोर ट्रायल है कि आफ्टर ट्रायल है, कन्विक्शन के पश्चात है, और जनता समझती है ये. तो ये जो उनको लगता है कि अगर वो कहेंगे कि नहीं वो तो जेल होके आए, वो तो जेल में थे और उनको बेल क्यों नहीं मिला, आज तो जेल में भी नहीं है और उनको बेल भी मिला. तो जनता जानती है, स्पेशली आज के देश का बच्चा सारे और खासकर देश के युवाओं तक ये बात पहुंची है कि ये डरी हुई सरकार है, ये डरा हुआ नरेंद्र मोदी है. ना तो इसने 10 साल में कुछ काम किया, ये हाल फिलहाल में हमको, जैसे मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी किया, हमने बजट देखने को मिला. बजट तो इन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है कि जैसे केवल 4 लोग हो देश में, 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग देश को खरीद रहे हैं, बस. रूबेन जी, मुंबई में आते हैं, मुंबई में आप सब सीट लड़ने वाले हो, मुंबई में
मगर जो महायुति के स्कीम्स है, लाड़की बहिना स्कीम, लाड़का बहू स्कीम, अन्नपूर्णा योजना स्कीम, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन हायर एजुकेशन, गुलाबी रिक्शा स्कीम, इसके सामने आप कहां टिक पाओगे? अगस्त 17 को 2 इंस्टॉलमेंट लाड़की बहन का अनाउंस कर रहे हैं और देने वाले, उनके अकाउंट में पहुंचने वाले 3-3 हजार रुपया एवरी लाड़की बहन इज गोइंग टू गेट। ऐसे स्कीम्स के सामने कहां आम आदमी पार्टी और एमवीए कहां टिक पाएगा? रोबिन जी, एक जो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि पहली बार जब हमने अनाउंसमेंट किया हमारे वेलफेयर मॉडल की, हमारे लोक कल्याण मॉडल की, तो सब लोग हम पे हंस रहे थे। सब लोग ने ये कहा कि ये फ्रीबी दे दी आपने, रेवड़ी दे दी आपने, ये किया आपने, वो किया। लेकिन अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी से प्रेरणा लेके, अरविंद केजरीवाल के क्रांतिकारी शासन से, दिल्ली की मॉडल से, पंजाब के मॉडल से प्रेरणा लेके ये स्कीम्स इन्होंने लाया, इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि देयर आर मेनी अनसर्टेनिटीज इन पॉलिटिक्स, बट दैट वन सर्टेनिटी कि एक बहुत सारा चीज सुनिश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज सुनिश्चित है आने वाले चुनावों में, कि वो है बीजेपी का कड़ा पराभव। बीजेपी हारने वाली है और ये एकनाथ शिंदे की सरकार जाने वाली है, चाहे आप गणित इस तरफ से कर लो, उस तरफ से कर लो, हर जगह से कर लो, ये जीतने वाले हैं नहीं इलेक्शन। नंबर 1। नंबर 2, और मैं आपके द्वारा, आरकेबी आपके द्वारा और प्रदीप जी आपके द्वारा दर्शकों का ध्यान इस चीज पे आकर्षित करना चाहूंगा कि आप मंत्रालय में जाइए, आप कॉर्पोरेशन में जाइए, ऐसे लग रहा है कि खुलेआम लूट हो रही है, देयर इज ऑर्गेनाइज्ड लूट दैट इज हैपनिंग, क्योंकि दे आर कन्विंस कि वो चुनाव जीत के आने वाले तो है नहीं। तो अभी उनको ये 2 महीने में, 3 महीने में जो भी उनको माल जो है दबोच के अपना करना है, अंदर करना है, वही चल रहा है। ये लोग, आपको लगता है कि लाडली बहना, लाड़का भाऊ स्कीम इंप्लीमेंट कर भी पाएंगे? उनके पास समय क्या है? करप्शन से अगर उनको कोई समय मिलता तब वो काम करेंगे। करप्शन में ही दिन भर वो काम, करप्शन में ही अगर उनका मन है, करप्शन ही कर रहे हैं, तो उनके लिए, जनता के लिए समय कहां पे, जन कल्याण के लिए समय कहां पे? Of course, the Mahayuti seems to be very, very confident. They feel that they will get 200 plus seats, all because of the Ladki Behna and the Ladka Bhau scheme. However, now that's a separate subject for debate. What I want to know from you is what happens in Delhi now? क्योंकि मनीष साहब ने, सिसोदिया साहब ने तो रिजाइन कर दिया था जैसे ही उनका अरेस्ट हुआ, तो will he be taken back into the cabinet? Will he come back as an education minister? How is it going to work? And when he tries to come back as education minister, will our friend, the most honorable and respected Lieutenant Governor, administer the oath of office to him? Will he allow him to do so? Mascarena sir. So, number one, there are no two ways that Manish ji is one of our tallest leaders. Yes. And is not just a tall leader of the Aam Aadmi Party, he is also a tall leader of India, and he is also a tall leader of the people of Delhi. That's point one. Point number two, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी इस पूरे शिक्षा के क्रांति के आर्किटेक्ट हैं. It was under his stewardship that we saw this Delhi education model establish itself as the most successful education intervention in independent India. So irrespective of whatever decision is taken, I mean, wo abhi chhoote hain, I am sure the party is considering this, and whatever the PAC decides, that will be implemented. But undoubtedly, Manish ji is important, not just for the party, but also for the government. And the party will take the right decision at the right time. Coming to your issue about the LG, whether he'll be administering the oath of office or not, the LG doesn't have that luxury. The LG has to act, especially when it comes to administering oath, on the aid and advice of the Chief Minister and the Council of Ministers. If not, essentially with regards to the services and various other aspects of it, which were basically brought in by the GNCTD Act. So irrespective, we think that the GNCTD amendments also were a fraud, were a constitutional fraud, and also were a fraud on the people of Delhi. Irrespective, we think that sooner or later,
the Supreme Court will rule in our favor. When will but that be? said, Sooner or later? I mean, with due respect to the Honorable Supreme Court, it is extremely sad that cases languish for a very long time, especially cases which will be determinative of how a government actually functions, to actually allow for a deadlock in the kind of paralysis that we can see in Delhi, brought on by the BJP just because the BJP couldn't win an election at the end of the day. So and, it is sad that and the these things BJP overturned a Supreme Court decision. A Supreme Absolutely, Court I would have- decision given by three I judge would have bench. expected, and even at that time, I would have expected that the Supreme Court would have given us ad interim relief and stayed the amendment. I And expected think, that too. I really expected that. But I think the court in its wisdom decided otherwise, and we have, and no matter how disappointing that may seem to us, we have full respect and we have complete faith in the judiciary and the Constitution of India. And we when do think you expect that will Arvind be to come upheld. out now? What about Arvind? Let's not forget. Arvind Kejriwal ji और सत्येंद्र जैन भी अभी जेल में हैं और विभव No, कुमार I भी think- जेल में हैं. तो No, I think Arvind will come out. Arvind will come out. It's just a matter of time. And it's sad that despite the fact that Arvind Kejriwal is the only politician who got bail on merits, and he still is in jail, right? It's sad that is the extent of the draconian Section 45 of the PMLA. लेकिन That रोहन is साहब the- यहाँ पर एक चीज बतानी पड़ेगी दर्शकों को कि जो पीएमएलए का केस है उसके अंदर बेल मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल जी को. ये सीबीआई का जो केस है वेयर इट इज नॉट पीएमएलए, तो correct, वहां तो मिलनी correct. चाहिए ना फटाफट. जहां तक मैं समझता हूं वहां तो फटाफट बेल मिलनी चाहिए. वहां पर देरी क्यों हो रही है सर? I think it will come to the Supreme Court, and I'm confident. Even when it comes to Manish Sisodia, it went through almost 2 circuits. It's on the 3rd time that it came to the Supreme Court. The Supreme Court granted bail. So I'm confident that sooner or later, Arvind ji also, and sooner rather than later, तानाशाही will देश basically छोड़ो, walk scot-free. तानाशाही भारत छोड़ो, तानाशाही इस देश को छोड़ो, मनीष सिसोदिया का कहना है. But the BJP says, where's Tanashahi? We are living, you're accusing the BJP, Prime Minister Modi, of being a totalitarian, anti-democratic, जो हर चीज को, anti-democratic stand हर चीज में लेने वाले. But BJP says, जब ये बार स्वेरिंग लिया था मोदी साहब ने संविधान के सामने अपने सर झुककर संविधान के कसम खाए, तो who's totalitarian? आपका कौन भारत छोड़ना चाहिए? अरे संविधान केवल एक किताब नहीं है जिसके सामने आप आपका मस्तिष्क झुका दें और वो हो गया. संविधान हमारे रग रग में है. संविधान हमारे गणतंत्र के रग रग में है. और जब तक कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो हमारे कोर्ट्स हो, जब तक कि इस संविधान की संस्कृति को अगर उसका पालन ना करके उसको इम्प्लीमेंट ना करे, तब काहे का ये सब, काहे का ढोंग, काहे का मस्तिष्क और काहे का ये मथा टेके. तो संविधान जो है, संविधान, the spirit of the constitution has to be implemented, not some random prostration below the constitution. So I think people can see through that. The young people can see through that. And Modi is coming across as, and I'd just like to end this entire thing on this one thing. Everybody tells me that Modi wants to basically make a name for himself with the history books. He wants to do things in a big way, better way. But let me say, what is happening right now will tarnish Modi's, and you write it. The day Arvind Kejriwal was arrested, I had mentioned that not only is this the beginning of the end of Modi Raj and the BJP's political capital, this is also the beginning and the end of whatever legacy Modi would have thought he would have bequeathed as the man who basically did big things in New India. Modi is coming across as a dictator. Modi is coming across as someone, even though who has won an election and whose election result we respect, but somebody who just is so scared of his opposition, is just so scared of his principal challengers that he will go to any extent to incarcerate them. संविधान का मर्यादा आप नहीं पाल रहे हो रूबिन जी. ये बीजेपी का आरोप है कि आप मर्यादा पार्लियामेंट में नहीं पाल रहे हो.
लोकसभा में आप मर्यादा नहीं पाल रहे हो, राज्यसभा में आप मर्यादा नहीं पाल रहे हो। आपने जया बच्चन और धनखड़ साहब का आर्गुमेंट देख लिया। वह धनखड़ साहब को आपने कहा कि आपका टोन ठीक नहीं है धनखड़ साहब, वी आर ऑल सेम अमंग एंड यू आर। एक मिनट सर, प्रदीप जी, कल आप मुझे, अगर आप ये शो में मुझे चिल्ला दे और मैंने कहा प्रदीप जी आपका टोन ठीक नहीं है, तो उसमें कहां पे हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, बताइए ना। अगर आप वहां पे जिस तरीके से प्रदीप जी इज नॉट जगदीप धनखड़, प्रदीप जी इज नॉट जगदीप धनखड़ ना सर, एंड यू आर नॉट जय। नहीं, आप मर्यादा नहीं पाल रहे हो। यू हैव बीन हेकलिंग। राहुल गांधी जी हैज बीन टेलिंग पीपल को जाइए, वेल में जाइए, रोकिए। मोदी साहब को आपने इनिशियली बात ही नहीं करने दिया। पूरे भाषण में मोदी साहब के हेकलिंग चल रहा था, उनको ताने खांस रहे थे, एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से उनको रोकने का कोशिश किया गया। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी इतनी शर्मनाक हरकत करते हैं। वो लीडर ऑफ द हाउस है, वो प्रधानमंत्री है, बतौर लीडर ऑफ द हाउस जब बजट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था उनको बैठना चाहिए था। उनकी सरकार के बजट के ऊपर आम आदमी के पेट की बात थी, आम आदमी पार्टी के खर्चे की बात थी, घरों की बात थी, महिलाओं की बात थी, युवाओं की बात थी। लेकिन वो आते हैं 8 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए आके चले जाते हैं। तो इसके ऊपर आप चाहते हैं कि विपक्ष विरोध ना करे? ये कारण का बात हुआ। तो एक मर्यादा का उल्लंघन अगर किया है तो बीजेपी ने किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया तो मोदी ने किया, शाह ने किया। रूबन साहब, दूसरी चीज, मोदी जी ने खड़े होकर ये भी बोला, आपने वो स्पीच सुनी होगी मोदी जी की, उन्होंने कहा कि भाई अरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुम लोगों ने शिकायत करी, कांग्रेस ने, सबसे ज्यादा कांग्रेस उनके खिलाफ बोल रही थी, हम जब एक्शन लेते हैं तो मोदी बुरा बन जाता है, कोर्ट ने उसको अरेस्ट किया है, हमने थोड़ी किया है। ऐसा मोदी जी ने कहा सर, पार्लियामेंट में बोला है। नहीं, वो स्पीच मैंने सुना जी। मोदी, देखिए क्या है कि अगर आप कोई ऑपोजिशन पार्टी को देखें, ठीक है, आम आदमी पार्टी दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज की तुलना में काफी छोटी है, एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट्री प्रेजेंस। डिस्पाइट दैट, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार को, पंजाब सरकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इससे मोदी की बौखलाहट साफ साफ नजर आती है। नंबर 1। नंबर टू, और मैं रीटरेट करना चाहूंगा, जब हम कांग्रेस के साथ आए चुनाव के लिए, ये पिछले लोकसभा चुनाव के लिए, it's not that our differences have gone. The differences still are there, and the differences will not go away so easily. But to save our country and to save our constitution, हम आम आदमी पार्टी को जो भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी करेगी। देश हित के लिए विपक्ष साथ में आया और देश हित के लिए हमने साथ में चुनाव लड़े। और रही बात मोदी के ये पिन पॉइंट करने की, मोदी के पास रही क्या गया है? अभी देखिए, अभी वक्फ बोर्ड का जो उन्होंने अमेंडमेंट लाया था, they had to send it to the parliamentary committee. पार्लियामेंट्री कमेटी, आज तक एक चीज पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिछले 10 सालों में उन्होंने एक चीज पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजी। जब यूएपीए के अमेंडमेंट आए तो वो भी डिस्कशन हुआ था, इट शुड गो टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। जब जीएनसीटी अमेंडमेंट आया था वो भी डिस्कशन हुआ, इट शुड गो टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो एनीवे, आई थिंक ये इतना सा, इट्स सो सैड दैट बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, लेकिन आप किसी भी भाजपाई को पूछो कि वो खुश है, वो कुछ नहीं है। Even the farm laws, by the way, even the farm laws, it was suggested let them be sent to the parliamentary subcommittee. उसके बाद देखते हैं, लेकिन even that didn't go. Yes, even that didn't go. Nothing. And in fact, they were passed as finance bills. They were turned into finance bills, and it was passed as a finance bill. So it did not need to go to the Rajya Sabha. So I just have, Ji. No, I just draw your attention to one thing. There's a very interesting Supreme Court bench which would adjudicate on this issue about what exactly is a money bill. Yes, what is the money bill? Yes. And it's sad that even after our independence in 1947, even after so many years of us basically being a republic and a functional democracy at that, given our ups and downs, we still don't know what a money bill is. Because the shameless Narendra Modi government has, for the first time in parliamentary history, not just of India but of the world, basically done a fraud on the constitution and a fraud on parliamentary procedure by actually
passing bills which are not money bills by claiming them to be money bills. That's right. And we saw that with the farm laws. We are seeing that with almost every other law. The Aadhaar amendments were basically money bill. So where does this stop? Where does this stop? Because a money bill is essentially something which is important for the government to function, which is essentially the budgetary aspect of it. Anything that is not the budgetary aspect is not the money bill. So it is sad that something like this has been allowed to continue by sadly the courts, because it's taken so long. So finally, Ruben Saab, so finally, what happens now? I still can't wrap my head around one thing, by the way. I'm sorry for bringing this subject up again and again and again, but I will keep bringing it up till I understand what happened. Sir, Delhi Assembly, you get 62 seats, 63 seats. Municipal Corporation of Delhi, you get a majority. And you don't win a single Lok Sabha seat in Delhi. What's going on? Ruben Saab. No, I think people in Delhi, we respect their mandate very humbly. But that said, What I happened? think the people in Delhi vote differently in the state and vote differently in. That's a very simplistic argument. Come on, Ruben Mascarena Saab. No. What It's really not happened? a simplistic. So it's not a simplistic argument. If you see the difference between vote share, if you take Basuri Swaraj's constituency, which is New Delhi. Somnath Bharati's constituency, New- it's down to 30,000, right? सर वहाँ पे even other areas, मार्जिन वैसे भी कम होती थी सर. नई दिल्ली में मैं नई दिल्ली से हूँ. शुरू से वहाँ पे मार्जिन कम रही है. कोई बड़ी बात नहीं. नहीं, but it is वो घटा है ना, मार्जिन घटा है ना. सर मैं आपको बोल रहा over हूँ, time. मास्करेना साहब, आपको बुरा लगे तो लगे. अगर आप अकेले लड़ते तो आपकी 3 सीट कहीं नहीं गई थी. अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं होते तो आपकी 3 लोकसभा सीट कहीं नहीं गई थी. मैं बोल रहा हूँ, you should have had a friendly fight just like you had in Punjab. People are confused. How could you sit with the same Congress that you had attacked for such a long time in Delhi? That's my view anyway. But, sir, you know better. You are the working president of the Aam Aadmi Party. The people in the Aam Aadmi Party have made this into a national party. What do I know? I can only give you my two bits. They can't That's it. compete. No, Nobody is concerned. No, I have a lot of respect for Reform. you. You've been a party well-wisher. You've always given us feedback, sometimes not so nice, and we've been kind enough to have our cordial relations irrespective. So I think I take what you're saying very seriously. But I think having said that, this entire absence of Arvind has impacted us, despite the fact that we had our top leadership in jail. We just got 3 weeks to campaign with Arvind there, and the manner in which there is a concerted attempt to shut down the Delhi government. So all that has had its impact, and I think it was also the first time that we were working with the Congress cadre. So I think there's a lot of learnings from that too. But irrespective, we've taken it in our stride. We did the principal But thing. you have to accept one thing when you fall, that yes, the Modi magic has worked. As Modi says, my formula, my mantra of reform, perform, transform. And Modi 3.0 is going to be third biggest economy, 3 crore houses, 3 crore लाखपति दीदी. It's unbeatable. रूबन जी, आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे? मोदी जी के विजन विकसित भारत का, मोदी जी के संकल्प जो है और मोदी जी के जो प्रयास है, कैसे आप चैलेंज करोगे इसको? देखिए, ये मोदी जी के संकल्प सारे 10 सालों में खोखले सिद्ध हुए हैं. और यही बात स्टार्टअप इंडिया की तो आज कोई बात नहीं करता. स्मार्ट सिटी के बारे में कोई बात नहीं करता. लोग अपने आय को दुगुना करने की बात थी किसानों की, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. नौकरियों के बारे में कोई बात नहीं करता. तो हर एक मुद्दे पे अगर देखें तो बीजेपी तो विफल रही है. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और रही बात जिस तरीके से मोदी को इतना जो उनको वोट मिला, वो कहाँ पे 400 पार और कहाँ पे उनको आज का जो रिजल्ट उनको मिला है. ये जो उनको सपोर्ट भी मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि ये लग रहा था कि मोदी कभी हारेगा नहीं.
और जिस प्रकार से मोदी की हार हुई है एक तरफ से, मतलब जिनको 400 पार वगैरह नहीं आए, तो ये तो आने वाले इलेक्शन में जो लोग वोट भी करेंगे वो वोट नहीं करेंगे। उल्टा हो रहा है। ये जो मोदी मैजिक हैज वर्क, मोदीज मैजिक हैज नॉट वर्क। अगर मोदीज मैजिक हैड वर्क, दे वुड हैव गॉट 400 सीट्स। इफ मोदीज मैजिक हैड वर्क, उनकी धोबी पछाड़ हार नहीं होती यूपी में। और खुद अयोध्या में उन्होंने जिस तरीके से प्रभु श्री राम के ऊपर राजनीति की, गंदी राजनीति बीजेपी ने की। और ये जो नफरत की राजनीति है, ये नफरत की राजनीति को पिछाड़ा है भारत की जनता ने। एंड आई थिंक दैट वो चुभ रही है बीजेपी को, कि बीजेपी का जो ये नफरत फैलाने वाला, समाज में जहर फैलने वाला, समाज में जहर घोलने वाला जो उनका प्रोपेगेंडा है, उनकी आइडियोलॉजी है, वो काम नहीं कर रही है। और इसकी सारी बौखलाहट से ये सारी चीजें कर रही है। तो आई थिंक ये देखना जरूरी है कि मोदी जी एक कार्यकाल वो खत्म कर पाएंगे कि भी क्या। हमने देखा यूएस में क्या हुआ बाइडेन जी के साथ। कहीं वही चीज मोदी जी के साथ ना होए। Anyway, thank you so much for joining us, Ruben, and congratulations to you and the Aam Aadmi Party. Mr. Manish Sisodia is back. Thank I you. hope he starts working as a minister, as an education minister, very, very soon. And I hope Arvind Kejriwal also comes out as soon as possible. I really and truly hope so. And Thank we you. are Thank still you so waiting much. for you for a cup of coffee at our office. Whenever you come to BKC, please do drop by. Thank you very much, Ruben. Namaskar. All right, thank you. I don't think Mr. Modi is going anywhere. I mean, all that is wishful thinking on the part of so many people. Modi, I agree, people have sent him a message that, hey, listen, your ministers have become arrogant, you've become arrogant, you start listening to us. And all that Modi ji has to do is to start listening to people, and I tell you, everything will be back to normal. I was very impressed by, Salim Javed, Salman Khan's father. Yes. He said, जब आपका अच्छा वक्त हो, जी, जब आपका अच्छा वक्त हो, तो बॉल वहां पड़ता है जहां बैट घूमता है। जी। He says that तो बोरी जी के जो अच्छा best times of his life is going on right now. Was तो going on. Wherever he's swinging the bat, the ball is coming there and ball Was अपने आप छक्के पे जा रहा है। was coming there. Was coming there. No, but third term, this Hasina, this Sheikh नेहरू जी के Hasina. बाद अगर थर्ड टर्म किसी ने एक साथ किया वो मोदी जी है। आप कुछ भी करें, he still got the seats enough to. So, but he has a rule huge for another 5 opportunity. years. Pradeep ji, I personally believe that the Bangladesh crisis is a huge opportunity for Mr. Modi. It's a godsend. Really and truly speaking, Mr. Modi can really help the Bangladeshi Muslims and other minorities, Bangladeshi Hindus and other minorities right now. The whole country expects him to take action. Because what is happening in Bangladesh, the manner in which temples are being burnt, मंदिर जिस तरीके से जलाए जा रहे हैं, बोध गया जिस तरीके से जलाए जा रहे हैं, मतलब बोध विहार माफ कीजिएगा जिस तरीके से जलाए जा रहे हैं, चर्चेस पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, people expect Mr. Modi to take action. I We think need to take action now. he has given a firm the tweet, if you read it, clear cut उन्होंने हिंदूज को मेंशन करके कहा, apart from Hinduism and the minority communities in Bangladesh, we hope the new government, caretaker government, will take care of the interest of Hindus and the minority. Now, that is what a prime minister can do, and he has done it, to clearly mention Hindus for a secular I country. think what we should do is we should open up our international borders. We should allow Bangladeshi Hindus to come over here, and it's very easy to determine who is a Hindu and who is not, or rather who is a Bangladeshi Muslim and who is not. You can have a team of doctors on standby. You can easily check who is and who is not. Bring them in, keep them in refugee camps for the moment, and then rehabilitate them elsewhere. The whole country will be totally with Mr. Modi. Mark my words, पूरा देश आज की तारीख में ये उम्मीद में बैठा है कि मोदी जी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और उनकी मदद करेंगे, and he will save them. Let's be very clear. They need to be saved. They are being massacred. They need to be saved. Let's be very clear. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. वो घंटी भी बज गई है. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. Please subscribe to the channel. From both Pradeep ji and myself, नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.
जय सिया राम, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.